So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू सीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्वांचल का गौरव मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर के बारे में। ये स्टेट गवर्नमेंट की इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग टॉप 100 के अंदर है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। ना तो हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एचबीटीयू कानपुर या आईटी लखनऊ या फिर एकेटीयू का कोई भी ऐसा कॉलेज, पूरे एशिया में सबसे बड़ा टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू, पर कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो इंजीनियरिंग में टॉप 100 के अंदर आ रहा हो। पर भाई साहब, ट्रिपल एम यूटी जो है इसने एनआईआरएफ में अपनी जो रैंकिंग है टॉप 100 में सिक्योर करा है। और उसके बाद से तो खैर अखबारों में ट्रिपल एम यूटी की लाइन लग गई। जैसे इन लोगों ने निकलवाया, मतलब न्यूज पेपर्स ने निकाला कि देश के 11 एनआईटी संस्थानों में सबसे बेहतर मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी मैं देख रहा था तो इन लोगों ने निकाला था कि आईआईटी धारावाड़ और 11 एनआईटी को पछाड़ कर बना पूर्वांचल का गौरव। इसके अलावा इन्होंने पूरा बकायदे लिखा कि कौन कौन से एनआईटी को जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने बकायदे लिखा था कि कौन कौन से एनआईटी को जो है हम पीछे करके बने हैं। अब जैसे ये लोग कंपेयर कर रहे थे एनआईटी इलाहाबाद से, एसवी सूरत से, एनआईटी दिल्ली से, एनआईटी श्रीनगर से, एनआईटी भोपाल से, एनआईटी जमशेदपुर से, तो इन्होंने बकायदा लिखवाया था कि भाई मतलब खैर न्यूज़पेपर वालों ने लिखा था ऑब्वियसली। तो ये उपलब्धि जो है न्यूज़पेपर वालों ने निकाला कि इस एनआईटीज को क्या करके इसी से एनआईटीज को पछाड़ के अभी ट्रिपल एम यूटी जो है टॉप पे आ चुका है। और एनआईआरएफ जो मैंने 60 देखी वो थोड़ा थोड़ा मेरे लिए भी था कि हाँ यार, मतलब अपने प्रदेश की एक ऐसा इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं कोई भी टॉप 100 में नहीं है इंजीनियरिंग कैटेगरी में। और इसके पीछे का रीजन था, इन्होंने बताया कि क्यों इतना बढ़िया एनआईआरएफ रैंकिंग मिला। तो इनका कहना था कि स्टूडेंट एंड फैकल्टी रेशियो, रिसर्च एंड पेटेंट से ट्रिपल एम यूटी को ये रैंकिंग मिल पाई है। डेफिनेटली रैंकिंग बड़ा ही शानदार है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि भाई सिर्फ रैंकिंग देख के तो ऑब्वियसली एडमिशन नहीं लेना है अपने को। अगर सिर्फ रैंकिंग देखेंगे तो वीआईटी वाईटी तो बहुत ऊपर चले जाएंगे और अपने एनआईटी इलाहाबाद और ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे टॉप के इंस्टीट्यूट्स बड़े नीचे रह जाएंगे। तो एडमिशन लेने के लिए सिर्फ रैंकिंग हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम रैंकिंग देख के एडमिशन लेते हैं। बट हाँ, अगर रैंकिंग इतनी अच्छी है तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें यहाँ पर प्रोग्रेस में चल रही हैं। और बाकी इनके जो मार्क्स थे जो तुम देखोगे तो वहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो हो गया, रिसर्च हो गया। अब चूंकि रिसर्च है तो इनके यहाँ पेटेंट के लिए इन लोगों ने भी पेटेंट काफ़ी अच्छा खासा फाइल किया होगा। तो इन सब के बेसिस पर इनको खैर काफ़ी अच्छी रैंकिंग मिली। बट आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रिपल एम यूटी में एडमिशन इस साल किस रैंक तक होने वाला है, यहां पर एग्जैक्टली प्लेसमेंट क्या चल रहा है। प्लेसमेंट का डेटा ये लोग पब्लिकली बहुत ज्यादा तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं देते हैं। रैंडम डेटा आता है और उसी डेटा को मैं एनालाइज करके अभी आपके सामने एक छोटी सी रिसर्च रखने वाला हूं ताकि हम लोग पहले समझ पाए कि भाई यहां पर एग्जैक्टली प्लेसमेंट क्या हो रहा है। ये जो 59 लाख का पैकेज आप देख रहे हो, ये जो ऊपर में माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में यहाँ के जो बच्चे गए हैं वो क्या एक्चुअली में कैंपस से प्लेसमेंट हुआ है या फिर सब ऑफ कैंपस है। अगर ऑफ कैंपस है ये सब, तो ऑन कैंपस सबसे बेस्ट प्लेसमेंट क्या रहा इस साल का या पिछले साल का, कुछ प्लेसमेंट के हाइलाइट्स क्या रहे, किस रैंक तक एडमिशन हो सकता है, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, एवरीथिंग एक ही वीडियो में आपको जानने को मिल रहा होगा। तो चलो बच्चा बाड़ी शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले I would like to introduce myself, guys. I am Sandeep Vishwakarma, and I am a CEO and founder of STBZ, your career counselor. और पिछले कई सालों में मैंने हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है और इस साल बारी तुम्हारी है। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। अगर हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो इसको 1962 में बनाया गया था। पहले ये कॉलेज भी भाई साहब एकेटीयू के ही अंदर आया करता था, लेकिन बाद में अलग हो गया और 2013 में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और इसका कैंपस एरिया 354 एकड़ का है। गोरखपुर पूर्वांचल में। डेफिनेटली कई लोग नाम सुन के ऐसा हो सकता है कि डर जाते हैं। भाई साहब, डरने की बात नहीं है, जबरदस्त जगह है। अब तो अब जब से योगी जी सीएम बने हैं अपने, सीएम साहब, तब से तो ये जो लोकेशन है
और भी बढ़िया हो गया है और काफ़ी तेज़ी से ये जो शहर है ग्रोथ कर रहा है। पीछे इसके एम्स बन चुका है और अगर आप सामने देखोगे तो नौका विहार है, बगल में चिड़ियाघर है और बहुत तेज़ी से ये जो शहर है पैर पसार रहा है। आपको डेफिनेटली जाके यहाँ अच्छा लगेगा और बहुत ही शांति प्रिय जगह हो चुका है। वो बहुत पुरानी बातें कभी-कभार आपने सुन ली होगी तो सुन ली होगी, बाकी शहर अपना बढ़िया है। ओके, तो अगर अपन बात करें गाइस तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी जो कनेक्टिविटी है वहां से रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है और रेलवे स्टेशन से 8-9 किलोमीटर के आसपास में है और बाकी तो एयरपोर्ट से जो कनेक्टिविटी है जनरली हम लखनऊ से ही जाते हैं, लखनऊ से फिर ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता है। हमारे यहाँ गोरखपुर में भी एयरपोर्ट है बट दैट इज़ नॉट फंक्शनिंग, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो बाकी यहाँ पे एक महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट है बट वो यू हैव टू चेक। बाकी कनेक्टिविटी का वही हिसाब किताब है। अब अगर अपन बात करें तो रैंकिंग इसकी आपको दिल छू जाएगी क्योंकि इंजीनियरिंग में इसको मिला है 60 की रैंक और ओवरऑल स्टेट यूनिवर्सिटी के रैंक में 23rd रैंक पर चल रहा है। बाकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भी ए नॉमिनेट हुआ है, मतलब इसका नाम है, और सिक्योर 292 रैंक्स इन क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी लेवल पर। और नैक की बात करूं तो नैक ने इसको एक एग्रेडिएशन दिया हुआ है। अब देखो नैक का एग्रेडिएशन तो पूरी यूनिवर्सिटी को मिलता है, हमारे लिए तो इंजीनियरिंग एज अ एस्पिरेंट हम तो एनबीए का एग्रेडिएशन देखते हैं। ओके, बाकी अगर अपन बात करें इसमें एडमिशन की तो यहां पर एडमिशन जो होने वाला है वो जेईई मेन के भी आप पे प्योरली होने वाला है और इसके लिए जो काउंसलिंग है वो MMUT गोरखपुर की काउंसलिंग आपको करानी पड़ेगी। आप भले जेईई मेन का एग्जाम दे लीजिए लेकिन काउंसलिंग इनकी खुद की होगी और उनका डेट भी अनाउंस हो चुका है। अब इनके डेट के हिसाब से तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म अब तक ओपन हो जाना चाहिए था। इन्होंने सेकंड वीक ऑफ में बोला था लेकिन अभी तक इन लोगों ने किया नहीं है, बट कोई बात नहीं, आप वेट कर लीजिए। ये मान के चलिए कि 20-25 तारीख के अंदर अंदर ये अपना स्टार्ट कर देंगे, काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जो लोग 10+2 एग्जामिनेशन जो है 55% मार्क्स से पास किए हैं और साथ ही साथ 60% मार्क्स पीसीएम में भी होने चाहिए। मतलब आपका बोर्ड में 55% होना चाहिए और पीसीएम का जो एग्रीडिएट है वो 60% होना चाहिए। ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं देन यू आर ओनली एलिजिबल फॉर MMUT गोरखपुर। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर आप किसी विशेष कैटेगरी से आते हैं SC ST या PWD तो SC ST कैटेगरी में थोड़ा सा 5% का ये लोग आपको रिलैक्सेशन दे रहे होंगे। अब अगर अपन बात करें कि इनका काउंसलिंग कब से शुरू होने वाला है तो सेकंड वीक ऑफ मई से शुरू होने वाला है और रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है 2500 रुपए जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। तो भाई साहब आपको बैठना है कि नहीं बैठना है ये डिसाइड करने से पहले आपको करना पड़ेगा वेल रिसर्च। और अगर आपको सीट मिली तो बढ़िया बात है, 2500 रुपए तो वर्थ इट, सीट नहीं मिली तो 2500 रुपए गए, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बैठने से पहले वेल रिसर्च करके बैठिएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज जो हैं MMUT ऑफर करता है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंप्यूटर की सीटें इन लोगों ने बढ़ा के एकदम बढ़िया कर दी हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी ठीक ठाक 138 सीटें हैं और ईसी में 2 ब्रांचेज हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और दूसरा IoT में स्पेशलाइजेशन है 60 सीट। उसके बाद ये हैं कोर सीटें, कोर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल एंड केमिकल। तो यहाँ पर इतनी सीटें हैं। बाकी एक बात बताऊं तो यहाँ की सिविल भी मशहूर हुआ करती थी हमारे ज़माने में। हमारे पिताजी भी चाहते थे कि भाई यही इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन ले ले, कहाँ जाएगा उतना दूर पढ़ाई करने, ये बहुत बढ़िया जगह है। लेकिन समस्या क्या थी, फीस बड़ा ज़्यादा था। हम लोगों ने फीस थोड़ा बहुत अरेंज कर तो लिया लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ DD लेके जाना है। तो हमारे ज़माने में यहाँ पर एग्ज़ाम क्या है, मतलब मेरी अच्छी रैंक थी भाई, MMUT का एग्जाम हुआ करता था और मतलब लोग मरे जाते थे। गोरखपुर और उसके आसपास के इलाके के जो लोग हैं ना, ये MMUT के एंट्रेंस के लिए मरे जाते थे। मैंने भी फॉर्म भरा था ऑफलाइन, मेरे को याद है हमारे ज़माने में ये ऑफलाइन एग्जाम लिया करता था और उसके बाद से हम फॉर्म भर के एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाक से भेजा करते थे
तो मैं था और ओमकार था, हम लोगों ने डाक से भेजा था इसको, और ट्रिपल एम में भेजा था। वो पहला बार नया नया एक्सपीरियंस था, और उसमें अपने ग्रुप में इकलौता था जिसने क्लियर किया था और इनका एंट्रेंस एग्जाम। पर बाद में एडमिशन नहीं मिल पाया। उसके रीजन ये थे कि हमें काउंसलिंग में थोड़ा सा आइडिया नहीं था, और डीडी हम लेके नहीं गए थे, एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई हम कैश नहीं लेंगे, हम चेक भी नहीं लेंगे, और हम तो डीडी लेंगे। तो वो थोड़ी सी चीजें थी, कुछ लापरवाहियां कह लो, या इतना नॉलेज नहीं था, तो उस वजह से एडमिशन हो नहीं पाया। हालांकि जो होता है अच्छे के लिए होता है डेफिनेटली। अगर एडमिशन हो गया होता तो भाई मैं कहीं और होता, एडमिशन नहीं हो पाया इसलिए मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो एनीवेज, तो ये कुछ सीट मैट्रिक्स हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये है अपनी रेगुलर सीट, ये है फी वेवियर। फी वेवियर क्या है, इनकी फीस है बहुत अच्छी खासी, 1,35,000। लेकिन अगर कोई गरीब बच्चा है लेकिन रैंक बढ़िया है तो वो एडमिशन ले सकता है इस पर। बस शर्त है कि आपकी इनकम सर्टिफिकेट जो है 8 लाख से कम का होना चाहिए और न्यू होना चाहिए। 1 अप्रैल के बाद का आप 8 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट लेकर अगर आ रहे हो तो आप ट्यूशन फीस वेवियर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बढ़िया बात है। तो यहां पर 5% सीटें जो है एफडब्ल्यू के लिए हैं, और 10% सीटें अदर स्टेट वालों के लिए रिजर्व्ड हैं भाई साहब। बाहर वाले, मतलब हमसे लो रैंक पर यहां बिहार और झारखंड वालों का एडमिशन हमने कराया है। मैं सच बता रहा हूं, अपने स्टेट वालों से ज्यादा लो रैंक पर ट्रिपल एमयूटी में मैंने बिहार और झारखंड, क्योंकि पूर्वांचल बिहार से सटा हुआ है, बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ गोरखपुर में पढ़ने आते हैं, तो उनका हम लोगों ने उनसे ज्यादा लो रैंक पे एडमिशन करा दिया है। और मजे की बात क्या है कि स्पॉट राउंड में भी इनकी सीटें रिजर्व रहती हैं। स्पॉट में ओबीसी की सीट जनरल बन जाएगी, एससी की सीट जनरल बन जाएगी, एसटी की भी सीट जनरल बन जाएगी, पर ये अदर स्टेट की सीट मर्ज नहीं होगी, वो अदर स्टेट के लिए ही रिजर्व रहेगी। जबरदस्त चीज है, और इसका फायदा हमने बहुत बार उठाया कि अदर स्टेट वालों को लो से लो रैंक पे भी स्पॉट में एडमिशन करा दिया। तो दैट इज द वेरी नाइस थिंग, जहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है। तो ये अदर स्टेट वालों के लिए ये जो सीटें हैं वो रिजर्व्ड हैं, 103 सीटें हैं। और अदर स्टेट का भी कट ऑफ दिखाऊंगा, तो बोलोगे भैया होम स्टेट से ज्यादा फायदे तो अदर स्टेट में हो रहे हैं। अब बात करते हैं एनबीए एग्रेडिगेशन। देखो, अगर जिस भी ब्रांच को, जिस भी कॉलेज के ब्रांच को अगर एनबीए एग्रेडिगेट कर देता है तो एक बेसिक जो कंफ्यूजन होता है दिमाग से वो निकल जाता है। और भाई एनबीए ने तो टायर 1 में एग्रेडिगेट किया है, इसका मतलब है कि एनबीए के हिसाब से, हालांकि इनका एग्रेडिगेशन पीरियड खत्म हो चुका है, एग्रेडिगेशन पीरियड जो है मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस का खत्म हो चुका है। कौन कौन से ब्रांचेज एग्रेडिगेटेड हैं अगर तुम देखो तो पहले एग्रेडिगेटेड थी सिविल, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल एंड फिर इसी। ये ब्रांचेज जो थी इनकी एग्रीडिगेटेड थी। और एग्रीडिगेशन का मतलब है कि भाई साहब जो मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए इस ब्रांच को चलाने के लिए वो सारे हैं, फैकल्टी भी हैं, लैब्स भी हैं, और सिलेबस भी अप टू मार्क है। तो एग्रीडिगेशन देख के आपको एक भरोसा जरूर हो जाएगा कि ठीक है, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड पर अगर हम देखें, एजुकेशन स्टैंडर्ड पर अगर हम देखा जाए तो इस ब्रांच को चलाने के लिए जो मिनिमम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है दैट आर फुलफिल्ड। एटलीस्ट एक मिनिमम थ्रेशोल्ड को ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, तभी एनबीए ने इनको एग्रेडिगेट किया है। एनबीए का जो ठप्पा है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। देखना, मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज या ऐसे कॉलेज जिसके बारे में तुम सुने होगे कि अच्छा नहीं है, वहां एनबीए ऑलरेडी एनबीए का ठप्पा लगा भी नहीं होगा, तुम देख लेना। ओके, फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो भाई फीस महंगा है। हमारे टाइम में भी महंगा था, 90,000 के आसपास था। अभी ये बढ़ के हो गया 1,35,000। अच्छा, अगर ये फीस बढ़ा रहे हैं तो बच्चों से जो मेरी बात हुई, बच्चों का कहना है कि भैया चीज़ें भी यहाँ पर बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं, और अब तो खैर हर 3-4 महीने पे अपने मुख्यमंत्री साहब आ जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं तो चीज़ें वैसे भी मतलब ग्रोथ करना तो लाजमी है। तो अभी इन्होंने बताया, बच्चों का कहना था कि भैया यहाँ पर जैसे हॉस्टल वगैरह नए बन रहे हैं, हॉस्टल्स वगैरह रेनोवेट हो रहे हैं। एक अभी जबरदस्त बिल्डिंग बनी है, बोल रहे हैं कि कुछ फार्मेसी वगैरह वालों की बिल्डिंग है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें नई नई चीज़ें कैंपस में हो रही हैं, और कैंपस काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो अगर हम हॉस्टल अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो जो हॉस्टलर लोग हैं उनको फीस देना पड़ेगा 1,35,000। जो डे स्कॉलर लोग हैं उनको फीस देना पड़ेगा 1,37,000। ये पूरा इधर लिखा हुआ है, उसका मैं सार दिखा रहा हूं। और बाकी फर्स्ट ईयर में फीस है, सेकेंड ईयर में आपको मात्र 1,27,000 ही देना है और 1,29,000 ही देना है। तो ये टोटल आपका फीस पड़ने वाला है। अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की जो फीस पड़ेगी 5,16,000। अब अगर मान लो किसी को टीएफडब्ल्यू सीट मिल गया तो क्या पूरा फीस माफ हो जाएगा? नहीं, यही तो खेल है। सिर्फ 75,000 माफ करेंगे, ट्यूशन फीस माफ करेंगे, क्योंकि सीट का नाम है
ट्यूशन फीस वेवियर, TFW सीट। बाकी 75,000 काट के बाकी का एग्जामिनेशन चार्जेस, यूजर चार्जेस, फलाना चार्जेस, ढिमकाना चार्जेस, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट एंड फैसिलिटी चार्जेस, ये सारा का सारा आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये बाकी के चार्जेस जोड़ जाड़ के इन्होंने बहुत हाई बना रखे हैं भाई साहब। मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस ही मैक्सिमम फीस होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, वो 75,000 है, और बाकी 60-70 हजार तो ये अदर चार्जेस मिला के ले रहे हैं। तो फीस तो भाई साहब इनका काफी ज्यादा हाई है। उसके अलावा आपको अलग से हॉस्टल फीस भी आपको देना पड़ेगा। हॉस्टल चार्ज पहले साल आपको देना पड़ेगा 30,000, उसके अगले साल में आपको देना पड़ेगा 27,500, 27,500। अब ये देने के बाद आपको मेस चार्ज भी अलग से देना पड़ेगा। मेस चार्ज आपका पड़ेगा 18 से 20,000 पर सेमेस्टर। तो कम से कम 2 लाख प्लस का आपका बजट ट्रिपल एमयूटी में बनने वाला है। 8 लाख प्लस, 8 लाख से कम में यहां पर आपकी बीटेक नहीं होने वाली है, लिख लो। तो 8-10 लाख का तो बजट मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आप मान के चलिए अब गरीबों के लिए कॉलेज नहीं रहा। अच्छा एक बात मैं और बोलूंगा, जिनको भी यूपी के कॉलेजों में एडमिशन लेना भाई साहब, एससीबीजी से बढ़िया काउंसलिंग प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमने जितने लो रैंक पे एडमिशन यहाँ पे कराया है, मतलब अगर तुम मेरी वीडियोस देखोगे तो तुम्हें फील हो जाएगा कि यस दिस गाय हैव अ रियल डेटा एंड अ गुड एक्सपीरियंस। आज के टाइम में कोई भी ऐसा अच्छा कॉलेज नहीं है यूपी का जिसमें मेरे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हो। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट हो कि है कि भाई साहब अगर आप यूपी की कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम बुक करके जरूर रखना, बिकॉज दिस इज द नंबर 1 काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। आपको मिलेगा एक अपना पर्सनल मेंटर जो आपको गाइड करेगा, आपके आपको एडमिशन तक सपोर्ट करेगा एंड स्पॉट राउंड तक सपोर्ट करेगा। जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाता है तब तक आई विल विद यू, सो डोंट वरी, टेंशन मत लेना बच्चा पार्टी। और हमारे यहाँ यूपी के लिए 2 काउंसलिंग प्रोग्राम है, एक तो कंप्लीट एकेटीयू, एमएमयूटी, एचबीटीयू और उसके अलावा और भी कॉलेज सीएसजेएमयू वगैरह सब मिला जुला के इसी में आ जाता है, और एक है सिर्फ एकेटीयू का। तो सिर्फ एकेटीयू वाला जो प्रोग्राम है उसमें हम सिर्फ एकेटीयू एकेटीयू के लिए गाइड करते हैं। यहाँ इसमें तो पूरे यूपी के स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस हैं उसके लिए हम गाइड करते हैं। तो दिस इज द एकेटिव काउंसलिंग प्रोग्राम एंड दिस इज द ऑल यूपी काउंसलिंग प्रोग्राम। सिर्फ 500 रुपए का फर्क है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू मस्ट ज्वाइन दिस कोर्स। अब बात करते हैं इनके प्लेसमेंट का। अब अगर तुम ये देख ले रहे हो एनआईआरएफ डेटा है, ऑफिशियल एनआईआरएफ डेटा है, अगर तुम ये देख के जा रहे हो तो मैं बोलूंगा मत जाना। अगर तुम ये ढूंढ रहे हो कि 13 लाख का मीडियम सैलरी मिल जाएगा, 88% का प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो मैं बोलूंगा भाई साहब रुक जाओ जरा। मैं थोड़ा सा इससे एग्री नहीं हूं। अब तुम बोलोगे भैया जब ऑफिसर्स, एनआईआरएफ के ऑफिसर क्या वो कर रहे हैं कि इसको वेरीफाई करके 13 लाख का पैकेज लिख रहे हैं, तो आपको क्या कष्ट है? मुझे कष्ट है, मैं बताता हूं। जैसे देखो, जैसे यहां पे तुम जाओ, ये 24 वाला तो इन्होंने उड़ा दिया, लेकिन ये 25 वाला उठाओ। यहां पे देखो, ध्यान से सुनना, 2022 में मीडियम सैलरी थी 4.5 लाख, और 2023 में मीडियम सैलरी हो गई 9 लाख, और 2024 में मीडियम सैलरी हो गई 13 लाख। बहुत बढ़िया। अब तुम बताइए भाई साहब, अब देखो, हाँ, अब तुम बताओ, इससे तुम्हें लग रहा होगा कि यार पिछले साल 23 में 9 लाख था, फिर 13 लाख, 13.5 लाख हो गया, और फिर 14.25 लाख हो गया, तो एकदम बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक साल पीछे वाले पे तुम जाओगे जब, 2025 वाले पे, तो तुम्हें सोचने, ये चीज तुम्हें सोचने में मजबूर कर देगी कि यहाँ भैया, यहाँ लगभग 50%, 55% प्लेसमेंट हो रहा था, वो बढ़ के 80% चला गया, और मीडियम सैलरी 4.5 लाख से उठ के 13 लाख पे आ गई अचानक। और ये 2023 वाला डेटा मैं तुम्हें अगर ये दिखाऊं तो वो 2000 एनआईआरएफ डेटा इन्होंने उड़ा दिया। ट्रिपल एमयूटी अगर ये आए ना, तो तुम, अगर ये डेटा, ये तो ओवरऑल का है।
84 नंबर पे इन्होंने लिस्टिंग डाली हुई थी। लो आ गया। ये देखो, इससे पहले भी लगातार यहां पे प्लेसमेंट देखना। 21 में प्लेसमेंट क्या था? 21 में प्लेसमेंट था 231 बच्चे प्लेस्ड हुए थे और प्लेसमेंट था, मीडियन सैलरी थी 4 लाख। उसके बाद मीडियन सैलरी थी 4.5 लाख, फिर खटाक से मीडियन सैलरी 4.5 लाख से बढ़ के हो गई लगभग 9.5 लाख, और 9.5 लाख से बढ़ के हो गई इनकी मीडियन सैलरी जो है अचानक से बढ़ के हो गई 13 लाख। और यहाँ पे इसमें भी गड़बड़ है, क्योंकि 2024 में यहाँ दिखा रहे हैं 13 लाख और 2025 वाले में यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 13,50,000, और यहाँ पे फिर इन्होंने दिखाया कि हमारे यहाँ हो गई 13,75,000। तो ये बड़ा रैंडम सा नंबर है कि अचानक से आई डोंट नो कैसे बढ़ गया। अब तुम्हें लग सकता है कि भाई एनआईआरएफ वाले थोड़ी गलत लिखेंगे, एनआईआरएफ के ऑफिसर्स भाई बहुत समझदार ऑफिसर हैं, गलत नहीं लिखेंगे क्या? कई बार गलत लिखे हुए हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये देखो, जामिया एनआईआरएफ डेटा, एक बार नहीं मल्टीपल बार। अब चूंकि मैं इस पे काम करता रहता हूं, मैं रिसर्च करता रहता हूं, तो मेरे को पता है कि कहां पे क्या चल रहा है। अगर मैं तुम्हें यहां पे दिखाऊं, अब वो गलत लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, अब ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है। लेकिन मेरा दिल कभी मानने को तैयार नहीं है कि जामिया में मीडियन सैलरी 25,000 है। 25,20,000 है। अब देखो ना यार, जामिया की इन्होंने मीडियन सैलरी, इंजीनियरिंग का दिखा रहा हूं, और मतलब मैं पब्लिकली ये बात बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि कोई छिपा होके बोल रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पे देखो तो जामिया मिलिया इस्लामिया और इंजीनियरिंग का एनआईआरएफ डेटा है। तो अब एनआईआरएफ डेटा भी फुल्ली भरोसा करने वाली चीज नहीं रह गई, क्योंकि भाई भाई मतलब 25 लाख यार मीडियन सैलरी दिखा रहे हैं। अब क्या बोलूं मैं। और यही नहीं, अगर तुम ये देखो ना, सबसे बुरा क्या है, MJPRU, ये देखो, अगर इसकी रैंकिंग खुल जाए, अब हटा दे हो दिए हो तो अलग बात है, वरना अगर खुल जाए तो तुम बोलोगे भैया अब तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता मैं, है ना। इनका कहाँ गया, शायद इन लोगों ने हटा दिया है। ओके, एनीवेज यहाँ पर इन लोगों ने लगभग 50 लाख के आसपास का मीडियन सैलरी दे रखा है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप मीडियन सैलरी के पीछे मत भाग जाना कि यार मीडियन सैलरी यहाँ पे इतना तगड़ा है, मैं यहाँ पर जाता हूँ। अगर ये देख के जा रहे हो तो गलत डिसीजन है। आप ओवरऑल देखो, क्योंकि कॉलेज खुद बोल रहा है हमारे यहाँ एवरेज सैलरी 7 लाख का है, तो मीडियन सैलरी 13 लाख का कैसे हो गया, मेरे को थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। क्योंकि ये 2025 का प्लेसमेंट है, जिसमें कॉलेज ने बोला कि हमारे यहाँ का ओवरऑल सैलरी जो है, एवरेज सैलरी 7 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 59 लाख का है, और टोटल हमारे यहां से 1100 प्लस नंबर ऑफ ऑफर्स जनरेट हुए हैं। तो ये सब तो मेरे को देख के बढ़िया लगा। लेकिन अब ये जो एवरेज सैलरी है और मीडियन सैलरी का इतना बड़ा गैप जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। थोड़ा मोड़ा रहता तो चल जाता, 8 के बजाय 8.5 हो जाता, 9 हो जाता, 6 भी होता तो भी चल जाता, बट थोड़ा सा ये जस्टिफाई करना मुश्किल है। और अगर हम 2023-24 की बात करें तो यहां पर एवरेज सैलरी 6 LPA के आसपास का है, हाईएस्ट सैलरी 42 LPA के आसपास का है, और नंबर ऑफ ऑफर्स जो है लास्ट ईयर 2024 में इन्होंने 800 के आसपास का दिखाया था। तो इनके हिसाब से जो प्लेसमेंट्स वगैरह हैं तो ये तो काफ़ी अच्छे हैं भाई। मतलब 1000 बच्चा, 800 बच्चा प्लस 800, 1000 से ज़्यादा ऑफर आ रहे हैं, 800 प्लस ऑफर आ रहे हैं, तो मतलब कंपनीज डेफिनेटली आ रही हैं। तो अगर प्लेसमेंट वाइज देखोगे तो तुम्हें ठीक ठीक लगेगा। और जब मैंने देखा, जैसे मैंने देखा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यह एक PSU है, 12.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज दी थी, और मुझे जहां तक याद है ये कैंपस में आई थी, पिछले साल भी आई थी, 2026 में भी आई है। क्योंकि 2026 में कैसे ही मैं बोल पा रहा हूं, मैंने अभी देखा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस साल 2026 का है, 2026 का है, 10 बच्चा गया है यहाँ पर इनका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 बच्चा गया है, और इस साल भी लगभग 12.72 LPA का इसने पैकेज दिया है। तो वो 33 बच्चा वाला तो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन था कि 33 बंदा गया है कि नहीं गया है, लेकिन हाँ इस साल 10 बच्चा गया है, मैंने बच्चों से कॉन्टैक्ट किया तो पता चला, और इस साल का अभी तक का हाईएस्ट पैकेज भी यही है।
ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस वो तो खैर है ही, जो तुम देख रहे हो वो तो कॉलेजेस का अपना है ही। लेकिन हाँ, ये जो है 12.5 लाख के आसपास का 2025 में भी, ये 2025 का है, उसमें इन्होंने बताया कि 33 बच्चे गए थे। आर्यदीप नाम का एक स्टूडेंट था, उबर में 59 एलपीए पे गया था। और ये ऑफ कैंपस डेटा है, ऑन कैंपस डेटा नहीं है। अमेजॉन में एक बच्चे का हुआ था, ये भी ऑफ कैंपस था। और ये एनपीसीएल आईआईटी लखनऊ में भी आया था, ट्रिपल एमयूटी में भी आया है। और यहाँ से 10 बच्चे गए हैं, और मुझे लग रहा है ये 7.5 लाख से लेके 8 लाख के आसपास का एनपीसीएल पैकेज देता है। और उसके अलावा टोरेंट गैस में 15 बच्चे गए थे, कॉग्निजेंट मास में लेके जाती है, इसने 26 बच्चे को लेकर गया है। हमिंग वेब टेक्नोलॉजी में 15 स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से गए हैं। और मजे की बात क्या है कि आदित्य बिरला एबीजी ग्रुप हर साल इनके यहाँ आ रहा है और 7 लाख का पैकेज दे रहा है। और फेवरेट ब्रांच है इनका मैकेनिकल, कभी कभी सिविल एंड केमिकल वालों का भी मामला बन जाता है। तो कोर में भी कंपनीज भाई साहब यहाँ पर आती हैं, और आदित्य बिरला ग्रुप तो हर साल ही आ रही है। अगर तुम्हें इसको जस्टिफाई करना हो कि यार संदीप भैया जो बोल रहे हैं वो सब सही है कि नहीं, तो ये लिंक्डइन का वो है, लिंक्डइन पर इन लोगों ने वो बना रखा है। तुम यहाँ पर जाके इनके सारे पोस्ट देख सकते हो कि एग्जैक्टली कौन कौन सी कंपनीज, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वहां पे कोशिश करता हूँ कि जो चीज कॉलेज का है वो मैं एक तरीके से क्या कर पाऊँ, वो कर पाऊँ, है ना। हाँ, इधर से टैली कर पाऊँ। तो यहाँ पे इन्होंने 74 ऑफर्स जो है अपना ईमेल में दिखाया, और एसेंचर ने इनके यहाँ से 16 लोगों को इंटर्नशिप दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलायंस में इनके यहाँ से कितने बच्चे गए हैं। तो इन लोगों ने कुल मिला जुला के यहाँ पे दे रखा है। अब देखो मैकेनिकल वगैरह में देखो, रिलायंस आई थी तो मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, इन लोगों को ऑफर किया था। तो ये 2026 वालों का इन लोगों ने डाल रखा है। अब जैसे ये नंदिनी तिवारी जी हैं, इनका सपोर्ट इंजीनियर में अमेजॉन में हुआ है, और ये 2026 की ही बैच की हैं। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर क्या है, जो बड़े पैकेजेस तुम्हें यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ज्यादातर ऑफ कैंपस हैं, कुछ कुछ ऑन कैंपस है। ऑन कैंपस में जो, जैसे यहाँ पे मेरे को पता चला कि मिंत्रा सच में आई थी और एज अ इंटर्न 3rd ईयर वालों को लेके गई है, और वहां पर चांस है कि पीपीओ भी मिल जाए। आदित्य बिरला ग्रुप मैकेनिकल के लिए आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पीएसयू में आता है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो आती हैं, और बड़े जो नाम आप देख रहे हो जनरली वो ऑफ कैंपस वाले होते हैं। तो कुल मिला जुला के अगर तुम प्लेसमेंट की बात करो तो प्लेसमेंट यहाँ का ओके ओके है। कोर ब्रांचेस में भी प्लेसमेंट हो जा रहा है, मैकेनिकल में, सिविल में, केमिकल में भी प्लेसमेंट हो रहा है, मैकेनिकल में तो और अच्छा हो रहा है। और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स का तो खैर प्लेसमेंट हो ही रहा है। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने जा रहे हो यहाँ पे, तो तुम्हें कोडिंग करके ही प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। ऐसा कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज थोड़ी सी कम आती हैं। हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वाली आती हैं। आई थिंक सुनने में आया कि ये भी कंप्यूटर वालों को अलाउ कर रही हैं। हालांकि वो कंपनी तो, उनका कोर काम तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का है, बट दे आर गोइंग टू अलाउ दीज कंपनीज ऑल्सो। तो यहाँ पर कुछ प्लेसमेंट का स्टैटिक्स है, कुछ कंपनीज है जो कंपनीज यहाँ पर विजिट करती हैं, और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा। और इनका ये फेसबुक अकाउंट है, इस पे भी इन्होंने बहुत सारे डाल रखे हैं कि कौन सा इनके यहाँ का बच्चा किधर प्लेस्ड हो रहा है। और इनका लिंक्डइन अकाउंट है, जहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा कि लिंक्डइन अकाउंट पे अब यहाँ इनके पोस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि किधर जो किधर कौन सा बच्चा प्लेस्ड हो रहा है। यहाँ पे इन लोगों ने सारा ही डाल रखा है कि ओवरऑल क्या है। खैर लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, अभी मैं लॉगिन तो खैर नहीं करूंगा। तो ये कुछ कुल मिला जुला के प्लेसमेंट का स्टैटिक्स है जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। बाकी यहाँ पर ऑलरेडी क्लब्स एंड सोसाइटीज वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, और सिर्फ यहाँ पर बीटेक और एमटेक ही नहीं चलता है, पीएचडी भी है, और बीबीए प्लस एमबीए जैसे कोर्सेज भी यहाँ पर चलती हैं। इनफैक्ट नाइलेट्स का बिल्डिंग भी जो है अभी एक जीएफटीआई है, उसकी भी बिल्डिंग एक ट्रिपल एमयूटी के अंदर में ही है। बाकी फेस्ट वगैरह, इवेंट्स वगैरह यहाँ होते रहते हैं। और चूंकि पूरे शहर में, हमारे गोरखपुर शहर में इकलौता यही है जो वेल नोन इंजीनियरिंग कॉलेज है। मतलब गोरखपुर या उसके आसपास के इलाकों में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बोले तो समझ लो कि वो मदन मोहन मालवीय की बात कर रहा है। बाकी तो प्राइवेट में बहुत सारे हैं, पर कोई ट्रिपल एम यूटी के सामने फीके हैं। तो वहाँ पर एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है। हालांकि डीडीयू में भी इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट, मतलब इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ है, बीटेक स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तो खैर वहाँ 12-13 लाख, 8-8 लाख, 9-9 लाख रैंक पे
एडमिशन हो जा रहा है, तो दैट इज नॉट मच स्टेबल। डीडीयू में इंजीनियरिंग बीटेक उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन ये ट्रिपल एम यूटी जो है इट्स अ वेल नोन इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे एरिया में तो मशहूर है ना। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ की, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बात मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप यहाँ पर जा रहे हो तो सिर्फ ये सोच के मत जाना कि यार बहुत अच्छा पैकेज लग जाएगा एंड सो ऑन, है ना, और सीधे यहाँ पे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल आएगी, ऐसा नहीं है। देखो ये बिल्कुल है कि यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, ऑफ कैंपस फोड़ रहे हैं या इंटर्नशिप ले रहे हैं, इंटर्नशिप के बाद फिर वहीं पर उनका पीबीओ सेट हो जा रहा है, वो हो रहा है। लेकिन कंपनीज यहाँ माइक्रोसॉफ्ट नहीं आती है जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, गूगल यहाँ पे फ्रिक्वेंटली नहीं आने वाली है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ये जो टॉप के पैकेजेस देख रहे हो जनरली ऑफ कैंपस होते हैं। हाँ जो बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे पिछले साल भी मुझे लग रहा है 12-13 लाख का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया होगा, और इस साल भी 12.75 लाख का यहाँ पे बीएल में हाईएस्ट पैकेज गया है एज पर माई नॉलेज। हो सकता है कि मैं थोड़ा इनकरेक्ट भी हूँ, लेकिन लगभग लगभग कंपनीज इसी के रेंज में आती हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होंगी आएंगी जो 5 लाख या उससे कम का पैकेज दे रही हो, या 6 लाख या उससे कम का पैकेज दे रही हो। तो अगर आप वहाँ जाके मेहनत करते हो तो डेफिनेटली एक ज़बरदस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँचोगे, क्योंकि ट्रिपल एम यूटी की एक लेगेसी है और बहुत अच्छा एलुमनाई नेटवर्क है, और यहाँ से पढ़े हुए लोग बहुत टॉप के पोजीशंस में हैं आज भी। और कॉलेज डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लोकेशन जो है हमारा नोएडा एंड गाजियाबाद साइड का जैसा नहीं है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है शायद वो उससे मीटअप ना कर पा रहा हो। बाकी पढ़ाई वगैरह यहाँ पर अच्छी होती है, प्लेसमेंट्स वगैरह भी अच्छे हैं। हाँ एनआईआरएफ वाला मत सोच के जाओ कि यार 13 लाख का मीडियम सैलरी है, क्योंकि कॉलेज खुद ने ऑफिशियली इन लोगों ने 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज बता रखा है। कॉलेज शानदार है। बात करते हैं कट ऑफ की, तो अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो ये है जनरल होम स्टेट का कट ऑफ, ये है जनरल अदर स्टेट का कट ऑफ। अब देखो सीएसई जो है होम स्टेट में किस रैंक तक मिला है, तो 73,000 वालों 73,000 रैंक तक होम स्टेट को मिला है, जबकि बाहर वाले को 76,000 तक मिला है। लास्ट एडमिशन सिविल में 1,71,000 पे हुआ है, जबकि अदर स्टेट वालों का 1,84,000 पे हुआ है। तो अदर स्टेट को थोड़ा सा ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि क्या है कि हम लोगों के लिए तो ये वेल नोन इंस्टीट्यूट है, पर बाहर से हर जगह के बच्चे ज्यादातर नहीं आ पाते हैं, आसपास के इलाकों के ही बच्चे आ पाते हैं, जैसे अपना बिहार हो गया, झारखंड हो गया, या यूपी से सटे हुए जो भी राज्य हैं वहां से बच्चे आते हैं। तो उस चक्कर में क्या है कि उतना ज्यादा अदर स्टेट वालों का फॉर्म नहीं गिरता है जितना होम स्टेट वालों का गिरता है। दैट्स वाई थोड़ा सा अदर स्टेट वालों को फायदा हो जाता है। पर अगर तुम लोग वीडियो जो है शेयर कर दो तो हो सकता है कि अगले बार अदर स्टेट वालों का जो ये कट ऑफ है डाउन चला जाए, होम स्टेट वालों का कट ऑफ ऊपर आ जाए। और उसके बाद अगर तुम ओबीसी की कट ऑफ देखोगे तो 87,000 तक सीएससी मिल गया था और 94,000 तक आईटी मिल गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी 1,16,000 रैंक तक मिल गया था। लास्ट एडमिशन 2 लाख के अंदर इनका क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें तो लास्ट एडमिशन 1,84,000 के अंदर क्लोज हो गया था। एससी एसटी आराम से 5-6 लाख रैंक तक एडमिशन पाने के उम्मीदवार रहते हैं, और इनको कंप्यूटर साइंस भी 2 से 3 लाख रैंक तक मिल रहा होता है। अब मैं आपको बता दूं इसके अलावा हॉरिजॉन्टल भी रिजर्वेशन होता है, जैसे फीमेल्स की कट ऑफ अलग जाती है, फीमेल्स को और भी लो रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। और अगर आपके पास डिफेंस कैटेगरी है तो यहाँ पर प्रायोरिटी लगती है, और प्रायोरिटी के बिहाफ पर एडमिशन होता है। अब डिफेंस में क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि पहले ये यहाँ पर डिफेंस वालों की प्रायोरिटी नहीं लगती थी, सबको एक समान तरीके से देखा जाता था, पर अभी इन लोगों ने जैक दिल्ली की तरह यहाँ पे प्रायोरिटी लगाना शुरू कर दिया है। तो उस पर जब काउंसलिंग शुरू होगा तो हम उस पर बात कर लेंगे। तो ये 2025 की कट ऑफ थी, और 2025 की तुलना में 2024 में कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई थी, जैसे सीएससी 64 पे ही बंद हो गया था, जबकि 2025 में 73 पे जाके बंद हुआ था। तो कट ऑफ इस इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा गिर रहा है, अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो आपको महसूस हो रहा होगा। बाकी तो ठीक है, बाकी तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हर साल आता रहता है। ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है जो मैं आपको फिलहाल में दिखा रहा हूँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का। इसके बाद भी सीटें बची हुई थी, और उसमें जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था स्पॉट काउंसलिंग में, और सबसे ज्यादा जैकपॉट लो रैंक वाले बच्चों का यहीं पर लगता है। और मैंने तो यहाँ पे दबा दबा के एडमिशन कराया है, बहुत सारा बच्चा हर साल मेरा स्पॉट काउंसलिंग में जाता है। और सीटें तो देखो कितनी खाली रहती हैं, मैकेनिकल में 61 सीट, सिविल में 76 सीट, और केमिकल में 46 सीट। भाई जबरदस्त सीटें खाली यहाँ पर थी, और ये फर्स्ट स्पॉट का डेटा है। उसके बाद फिर से एक और हुआ था, तो कुल मिला जुला के
अगर आपको आपकी रैंक लो है और आप अगर कोर ब्रांचेस वो कर रहे हो, क्योंकि देखो सीएससी वीएससी में तो सीटें बचती नहीं है, इंटरनल स्लाइडिंग में सारी की सारी फिल हो जाती हैं। इंटरनल स्लाइडिंग भी यूपी में एक कला है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। लेकिन अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो तो चिंता मत करना, सब कुछ तुम्हें टाइमली पता चलता रहेगा। और अगर तुम्हारे प्रोग्राम में हो तब तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, वो तो हम खुद ही देख लेंगे। तो तुम्हें उसके लिए ज्यादा चिंता करने का तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। तो अगर मैकेनिकल, सिविल और केमिकल की अपन बात किया जाए तो इसमें थोड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। वैसे नॉर्मल राउंड में सब कुछ 2 लाख के अंदर बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 लाख क्या सोचो, 3 लाख और 4 लाख रैंक पर भी एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब अभी तो खैर मैं स्पॉट का डेटा यहाँ पे रिवील नहीं कर रहा हूँ, जब सही टाइम आएगा तो वी विल डेफिनेटली रिवील। गजब का एलुमनाई नेटवर्क है इनका, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि आज का नहीं है, अगर 1962 का कॉलेज है तो ऑब्वियसली बहुत सारे टॉप के पोजीशंस पे आज के टाइम में इनके जो हैं लोग सेटल्ड होंगे, और कुछ वर्किंग होंगे, कुछ तो खैर रिटायर्ड भी हो गए। तो एलुमिनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो यू कैन डेफिनेटली लुक एट दिस कॉलेज। अगर आपकी रैंक इतनी नहीं है कि आपको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या टॉप के जीएफटीआई में एडमिशन मिल रहा है, और आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि ये कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और आपको देख के लगा भी होगा कि भाई ये NIRF में 60 पर आ गया, और काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ है कॉलेज की। और खैर अब तो ये अपने शहर में है सीएम साहब यहाँ आते जाते रहते हैं। और अगर तुम्हें एक बात तो मैं और बताऊँ ना, तो तुम यहाँ पर जाके चेक करना, खैर चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो ये था एक ओवरऑल बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। बाकी आपको इसके बारे में डिटेल और जानना है तो हमने वेबसाइट पर इसका डेटा अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर यूपी में एडमिशन चाहिए तो फटाफट STVG का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर प्राइस कई बार ऐसा होगा कि प्राइस बढ़ने के बाद हमें प्रोग्राम भी बंद करना पड़ जाता है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में भीड़ बहुत ज्यादा आ जाती है। तो बच्चा बड़ी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट ज्वाइन आवर काउंसलिंग प्रोग्राम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।